आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर समाज। शिवसेना ने दायर की अर्जी, हिमायत जुटाने के लिए कम वक्त मिलने पर गवर्नर के फैसले को चुनौती दी गई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर समाप्त। हम आपको ये बताएं कि शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है, हिमायत जुटाने के लिए कम वक्त जो गवर्नर ने दिया है उस फैसले को चुनौती दी गई है। हम आपको ये बताएं कि लगातार एनसीपी और शिवसेना ने ये कहा कि जब बीजेपी को 48 घंटे का वक्त दिया गया तो शिवसेना और एनसीपी को 24 घंटे का ही वक्त क्यों दिया गया और उससे पहले ही गवर्नर राज की सिफारिश क्यों कर दी गई। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है शिवसेना ने और जिसको लेकर आज समाप्त हो सकती है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल नाफिज कर दिया गया है और ये 6 महीने के लिए है, लेकिन ये कहा गया है कि अगर इससे पहले नंबर जुटा लिए जाते हैं किसी भी पार्टी की तरफ से तो ये पहले भी खत्म हो सकता है। तो 18 दिन के बाद का नतीजा ये है कि महाराष्ट्र के करोड़ों वोटर्स ने 21 अक्टूबर को जो वोट दिए थे वो बेकार हो गए हैं। 288 एमएलए चुनकर भी महाराष्ट्र के पास अब इंतखाब हुई हुकूमत ही नहीं है और सबसे बड़ी पार्टी को अलग थलग करके 3 पार्टीज ने हुकूमत बनाने का दम भरा, लेकिन एक दूसरे पर यकीन ही नहीं जमा कर पाई। 3 की तिकड़म में महाराष्ट्र से मजाक। चौबे जी चले थे 26 जी बनने, दुबे जी बन के लौटे। इस वक्त महाराष्ट्र के लेटेस्ट दुबे जी हैं शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे। माया मिली न राम, बिगड़ गए सारे काम। बेटे को सीएम बनाने का ख्वाब धरा का धरा रह गया, खुद का करियर भी बिगाड़ लिया। अपने सीएम की धुन में उद्धव ने बीजेपी से दोस्ती तोड़ ली। पवार और कांग्रेस की प्यार में पड़े लेकिन खुद ही शिकार हो गए। 18 दिन की उठापटक के बाद गवर्नर बीएस कोश्यारी ने आखिर फैसला लिया। महाराष्ट्र में 6 महीने के लिए सदराज नाफिज। महाराष्ट्र में कोई पार्टी सरकार बनाने की हालत में नहीं है। इंतखाबात के नतीजों को आए 15 दिन का वक्त बीत चुका है। ऐसे में अब सदराज लगाना ही बेहतर मुतबादिल है। गवर्नर के सिफारिश करते ही मरकज ने तजवीज भेजी और जैसे ही सदरे जमहूरिया ने उसे मंजूरी दी, महाराष्ट्र में अगले 6 महीने के लिए सदराज नाफिज हो गया। हमने पिटीशन फाइल की है, उसका नंबर हमको मिला हुआ है। जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं और प्रोसीजरल एस्पेक्ट कंप्लीट होते ही इसको हम रिक्वेस्ट करेंगे लिस्ट किया जाए। सियासत भी जोड़ तोड़ की अनलिमिटेड सहूलियत नहीं देती। सदराज लगते ही मानो तोते उड़ गए। शिवसेना ने फौरन गवर्नर पर ठीकरा फोड़कर ऐलान कर दिया कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट से पलटवा कर रहेगी। उद्धव ने गवर्नर को घेरा, फिर ये भी कहा कि सरकार तो वो ही बनाकर रहेगी। अंधेरे में मैं उनके साथ गया था तो बीजेपी ने मेरे साथ आने का या जो युति थी वो आपसे उन्होंने खत्म हुआ होगा तो उन्होंने खत्म किया है। जो बात उस वक्त तय हुई थी अमल करो, यही मेरी मांग थी। महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करना ये कोई मजाक की बात नहीं है और खास कर भिन्न विचारधारा के पक्ष एक साथ आकर कुछ सरकार चलाना चाहते हैं तो कुछ मुद्दों पर चर्चा होनी जरूरी होती है, आवश्यक होता है। शिवसेना ने 2 अर्जियों में सुप्रीम कोर्ट से फौरन सुनवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस और एनसीपी ने भी ट्रैक बदलते हुए गवर्नर और मरकज को निशाने पर लिया। अराकान असेंबली की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कर्नाटक के 17 नाअहल करार दिए गए एमएलए को सुप्रीम कोर्ट से राहत, इलेक्शन लड़ सकते हैं बागी एमएलए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर लगाई मोहर, लेकिन नाअहल करार दिए गए एमएलए को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। तो इस वक्त की यह अहम खबर हम आपको बता दें। अराकान असेंबली की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है। कर्नाटक के जो 17 नाअहल करार दिए गए एमएलए थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। इलेक्शन लड़ सकते हैं तमाम बाकी अराकान असेंबली। सुप्रीम कोर्ट के स्पीकर के फैसले पर मोहर लगा दी गई है, लेकिन नाअहल करार दिए गए एमएलए को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे नुमाइंदे सुमित कुमार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुमित,
स्पीकर के फैसले पर मोहर तो लगाई है, लेकिन साथ ही साथ एमएलएस को राहत भी दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अराकीन असेंबली की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कर्नाटक के 17 नाअहल करार दिए गए एमएलएस को सुप्रीम कोर्ट से राहत, इलेक्शन लड़ सकते हैं। बाकी एमएलएस, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर मोहर लगाई है, लेकिन नाअहल करार दिए गए एमएलएस को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। तो बड़ी राहत तो इसे कह ही सकते हैं एमएलएस के लिए, लेकिन साथ ही साथ स्पीकर की बात को रखते हुए भी और उसके साथ साथ एमएलएस को राहत भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है एमएलएस को और स्पीकर के ही फैसले को आगे बढ़ाया गया है। अराकीन असेंबली की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, उस पर फैसला सुनाया गया। कर्नाटक के 17 नाअहल करार दिए गए एमएलएस को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, इलेक्शन वो लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर मोहर लगाई है, लेकिन नाअहल करार दिए गए एमएलएस को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। तो 17 बागी अराकीन असेंबली इलेक्शन लड़ सकेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है उनको। नाअहल करार दिए गए थे ये 17 एमएलएस स्पीकर की तरफ से, और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको राहत मिल गई है और ये अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। 17 नाअहल करार दिए गए एमएलएस को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है कि वो अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर मोहर लगाई, लेकिन उसके साथ साथ राहत भी दी है एमएलएस को और ये कहा है कि वो अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ में नुमाइंदे सुमित कुमार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुमित, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया, अपडेट दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है अपने फैसले में कि स्पीकर को ये अधिकार है कि वो बागी विधायकों को अयोग्य करार दें, लेकिन कोर्ट का साफ तौर पे कहना था कि आपका जो अधिकार है वो सीमित है, यानी कि आप किसी भी विधायक को अगर अयोग्य करार देते हैं तो आप समय निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पीकर थे उन्होंने पूरे विधानसभा सत्र यानी 2023 तक इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेफाक नहीं रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पीकर का जो फैसला था अयोग्य करार देने का, उसे बरकरार रखा है, यानी कि उसे सही करार दिया है। लेकिन कोर्ट ने साफ किया है कि पूरे विधानसभा सत्र के लिए जो अयोग्य करार दिया गया था वो सही नहीं है। आप पूरे विधानसभा सत्र यानी 2023 तक के लिए आप अयोग्य करार नहीं दे सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि जो 17 बागी विधायक हैं जेडीएस और कांग्रेस के, वो उपचुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। ये बड़ी राहत है इन बागी विधायकों के लिए, क्योंकि 2 याचिका जो है वो बागी विधायकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। पहली याचिका में स्पीकर के फैसले को चैलेंज किया गया था और दूसरी जो याचिका थी उसमें उपचुनाव लड़ने की इजाजत मांगी गई थी। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत जो है इन विधायकों को दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अयोग्यता का जो फैसला है वो स्पीकर का फैसला सही है, लेकिन कई ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पीकर के खिलाफ दिए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसमें कोर्ट ने कहा है कि हाल के दिनों में इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ गई है, स्पीकर संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी करने लगे हैं, लोग अस्थायी सरकार से वंचित किए जा रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर रमेश कुमार की भूमिका पर भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक नैतिकता के रास्ते में राजनीतिक नैतिकता नहीं आनी चाहिए। ये सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। रमेश कुमार जो तत्कालीन स्पीकर थे, जिन्होंने इन बागी विधायकों को अयोग्य करार
दिया था। तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से संकेत दिए हैं कि आप स्पीकर हैं, आप संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें, ना कि राजनीति करें। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये जो बागी विधायक हैं वो आने वाले जो उपचुनाव हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि चुनाव वो लड़ सकेंगे। लेकिन कोर्ट ने एक लकीर भी यहाँ खींच दी है संवैधानिक मूल्यों की कि आप संवैधानिक पद पर हैं तो संविधान मूल्यों की रक्षा करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका थी उसका निपटारा कर दिया है। इसका साफ मतलब है कि जो स्पीकर का जो फैसला था उसे कोर्ट ने सही करार दिया है। लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जो एक लंबे समय यानी कि पूरे विधानसभा 2023 तक जो आयोग करार दिया गया था वो ठीक नहीं है। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने इन 17 बागी विधायकों को उपचुनाव लड़ने। बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरह से कमेंट ये भी किया गया है स्पीकर को लेकर भी, और ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी बाध्यताएं हैं उनको कहीं ना कहीं से ये इस तरह से ये देखने को मिल रहा है कि उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है और जो स्टेबल सरकार है वो नहीं दी जा रही है। Supreme Court had come about before the Honorable High Court today. It was listed for judgment. There are two aspects which was referred to in the judgment. One, the disqualification. Apparently, the Supreme Court has upheld the disqualification of these 17 MLAs. At the same time, their term of disqualification, which was mentioned by the Speaker as 2023, year 2023, that has been set aside. And they are permitted to contest the elections in the forthcoming by-elections itself if they so choose to do. So, the Honorable Supreme Court, having upheld the disqualification, on one hand, has also granted a relief to these 17 MLAs that they can and they are not prohibited from contesting the elections. Behind the relief? Now, though there are some remarks which are made against the Speaker, what should be the guiding force while considering the disqualification applications, the constitutional morality should be looked into and not the political considerations by the Honorable Speaker. But all those things, including the resignation part, the Supreme Court has given a clear guidelines that no other factors should be considered except और मेरे नुमाइंदे सुमित कुमार लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सुमित, तो एक तरह से कहें कि एक टिप्पणी की गई है स्पीकर को लेकर और उनकी एक तरह से पास भी उनका रखा है कि जिन्होंने फैसला लिया वो ठीक था, लेकिन उसके साथ साथ एमएलएस को राहत भी दी है। तो एक तरह से तमाम चीजें साधने की कोशिश की गई हैं इस फैसले में। तो चलिए सुमित से हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि अहम फैसला आया है, 17 नाअहल करार दिए गए, एमएलएस को राहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और अब वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। हम आपको ये बता दें कि स्पीकर ने उन्हें पूरे टर्म के लिए नाअहल करार दिया गया था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया और ये कहा कि कई ऑब्जर्वेशंस की गई हैं और उसके बाद इन एमएलएस को अब राहत दी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिनों से लगातार आलूदगी का लेवल काफी बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर वाले आज भी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज एक बार फिर से खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। तमाम इलाकों में AQI 700 के करीब पहुंचा है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 पर है, जबकि ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 458 पर है। वाराणसी की भी हवा जहरीली होती जा रही है और आज सुबह 6 बजे AQI 250 के पार था और अभी 181 AQI है। लगातार आलूदगी का लेवल बरकरार रहने और उसमें कमी नहीं आने पर यह सेहत के लिए बेहद मुज़िर साबित हो सकता है। सबसे ज्यादा दिक्कत सांस के मरीजों को हो रही है। जिनके फेफड़े सही हैं उनके लिए भी इस दम घोटू हवा में सांस लेना बीमारियों को दावत देने जैसा है। इससे बचाव के लिए जरूरी है कि सुबह की सैर बंद कर दी जाए। फिलहाल के लिए कमरे की खिड़कियों को बंद रखें। अगर आप किसी भी गैर मामूली खांसी, सीने में तकलीफ, घबराहट, सांस लेने में दिक्कत या थकान का तजुर्बा करते हैं तो डॉक्टर से राब्ता जरूर करें। और जी मीडिया रिपोर्टर निवृत्ति मोहन की आलूदगी पर आप ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली और एनसीआर की धुंधली तस्वीर एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं।
फिर से जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो दिल्ली एनसीआर में क्रिटिकल कैटेगरी में पहुंच गए हैं। चारों तरफ का नज़ारा बिल्कुल धुआं है, धुंधला है। एक हद के बाद 100 मीटर, 150 मीटर या 200 मीटर के बाद आपको चीज़ें बहुत धुंधली नज़र आएंगी, साफ कुछ भी नज़र नहीं आएगा, चाहे ये ट्रैफिक हो या फिर पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, कुछ भी, कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं है जो साफ नज़र आएगी। दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल्स एक बार फिर से सिवियर कैटेगरी में पहुंच गए हैं। दिल्ली हो, नोएडा हो या फिर गुरुग्राम हो, सभी जगह हालात यही हैं। ये नोएडा का नज़ारा था। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे डीएनडी की तरफ, तो आपको दिखेगा कि उस तरफ भी नज़ारा ऐसा ही है। अगर हम ये सफ़र ऐप के ज़रिए आपको दिखाना चाहें तो इस ऐप के ज़रिए आप दिल्ली का ओवरऑल AQI अगर हम देखें तो ओवरऑल AQI सिवियर कैटेगरी में देखिए आप 467 सिवियर कैटेगरी में चला गया है। वहीं अगर पूसा रोड का देखेंगे तो पूसा रोड का AQI 447 ये भी सिवियर कैटेगरी में है। इसी तरीके से अगर एयरपोर्ट का देखें तो एयरपोर्ट का जो लेवल है वो भी सिवियर कैटेगरी में है, 477 AQI है। गुरुग्राम की तरफ अगर बढ़ें तो गुरुग्राम का AQI क्रिटिकल कैटेगरी में है, 500 पार कर चुका है। AQI क्रिटिकल कैटेगरी में है, बहुत ही खराब स्थिति है। और अगर नोएडा का आपको दिखाएं AQI तो नोएडा का AQI भी 500 पार करके 572 क्रिटिकल कैटेगरी में है। ये एक ऐसी स्थिति है जब आप एक स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ सकता है और उसे भी पूरी की पूरी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। घरों से बाहर जो सेंसिटिव और छोटे छोटे बच्चे हैं, सेंसिटिव लोग हैं या बूढ़े लोग हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसी हालात में हवा की अगर स्थिति ऐसी है तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आउटडोर एक्सर्शन बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए और साथ ही जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए भी ये जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया।